नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षद जिंदल की पूरी टीम बर्बाद हो जाती है क्योंकि दुश्मन पहले ही वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि वह दुश्मन को भी हार चुके थे और उनकी दोनों जहाज को बर्बाद करके सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुके थे। लेकिन फिर भी वह लोग अपने काफी साथी खो देते हैं। ऊपर से उनका जहाज भी टूट जाता है, जिस वजह से वह खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए थे। हर्षद जिंदल की हालत तब बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके कंधे में गोली लगी थी और 2-3 गोलियां उसे छूकर भी निकल गई थी और आखिर में उसके साथी की जान बचाते हुए उसके पैरों पर गोली लगी थी। हालांकि अभी हर्षद जिंदल को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन गोली उसके दिल पर काफी करीब लगी थी। लेकिन फिर भी वह अपने साथियों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह जैसे ही समुद्र में कूदकर खुद की जान बचाने के लिए किनारे की तरह तैर रहा था, तभी वह ज्यादा खून बहने की वजह से समुद्र में ही बेहोश हो गया। तभी उन सब के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज आई। यह कोई और नहीं, आर्मी ऑफिसर थे जिनको मदद के लिए हर्षद जिंदल ने बुलाया था और उन लोगों ने दूसरे जहाज को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो वहां और बोट भी उनको बचाने के लिए वहां आ रही थी। रेस्क्यू ऑफिसर तुरंत सभी गार्डों को रेस्क्यू कर थे और जो भी इंसान जिंदा था उन लोगों ने पहले जिंदा घायल लोगों को बचाया और बाद में उन डेड बॉडी को भी वहां से ले जाया गया। हालांकि यह मिशन इतना डेंजरस नहीं था, लेकिन किसी की गद्दारी की वजह से उन सब की जान खतरे में आ गई और कई सारे ऑफिसर्स मारे गए। इस वक्त मिलिट्री कैंपस में भी काफी हड़बड़ाहट मच चुकी थी। मिलिट्री हॉस्पिटल में सभी जवानों को लाया गया। हर किसी को मेडिकल इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दी जा रही थी। इस बारे में अब तक ज्यादातर हाई ऑफिसर को पता चल चुका था। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड किंग को भी इस बारे में पता चल चुका था और जैसे ही हर्षवर्धन को इस बारे में पता चला, वह थोड़ा परेशान हो गया। वह तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हालांकि अगर पहले की बात होती तो हर्षवर्धन को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले उसके लिए हर्षवर्धन बस एक दोस्त था। हालांकि फिर भी वह उसकी मदद करता है, लेकिन उसके लिए चिंतित नहीं होता। लेकिन अब बात अलग थी। वो उसकी जान उसकी बीवी अनाया का भाई था और दूसरी ओर अनाया जताती नहीं थी, लेकिन वह जिंदल परिवार को एक्सेप्ट कर चुकी थी। खास करके उसके वह तीनों भाई को पसंद करती थी और अगर हर्षद जिंदल को कुछ हुआ तो उसकी बीवी भी बहुत उदास हो जाएगी। और यह बात हर्षवर्धन को पसंद नहीं थी कि उसकी छोटी सी बीवी के चेहरे पर उदासी आए, इसलिए वह थोड़ा सा परेशान था। सभी डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन हर्षद जिंदगी की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। मुझे फ्री हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर हर्षद जिंदल की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसका पहले ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसलिए उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। आकाश जिंदल तो अपने भाई के लिए इतना परेशान था कि उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वह वैसे तो काफी सख्त नजर आता था, लेकिन अभी की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। दूसरी ओर हर्षद जिंदल के चाचा जो मिलिट्री कमांडर थे, उन तक भी यह बात पहुंच चुकी थी और वह भी अपने भतीजे के लिए परेशान हो गए। और वैसे भी उसका ये भतीजा मेजर जनरल हर्षद उनके कुछ ज्यादा ही करीब था, उनके खुद के बेटे ज्ञान से भी ज्यादा करीब, क्योंकि ज्ञान हमेशा उनके बड़े भैया के साथ बिजनेस में बिजी रहता था। लेकिन हर्षद जिंदल को उन्होंने बचपन से ट्रेनिंग दी थी और वह उनके साथ ही हर वक्त रहता था, इसलिए वह भी हर्षद के लिए डर गए थे। जिंदल विला की औरतों को अब तक इस बारे में पता नहीं चला था और उन्होंने बाहर भी किसी को नहीं बताया था। जैसे ही हर्षद के चाचा को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपने भाई और दादा को इस बारे में बता दिया। यहाँ तक कि ज्ञान को भी पता चल गया है, इसलिए हर कोई मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में भी वह बहुत ज्यादा परेशान थे। दूसरी ओर रेशमा अभी काफी परेशान हो रही थी। हालांकि इसे अब तक इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन वह सुबह से ही बेचैन हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वह कहते हैं ना, लड़कियों की इंस्टिंक्ट कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। उन्हें पता चल जाता है कि क्या अच्छा होने वाला है क्या बुरा, और रेशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि जरूर कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या वह जान नहीं पा रही थी। इस बीच हॉस्पिटल का हाल कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा था क्योंकि हर्षद जिंदल की पूरी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी और उसकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। हालांकि बाहर दिखने वाले था, वह लोग पहले ही ट्रीटमेंट दे चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी
उसके शरीर में लगी हुई 2 बुलेट, एक बुलेट तो उसके कंधे के नजदीकी और दूसरी बुलेट जो उसकी पीठ पर लगी थी वह उसके हॉट के बहुत ज्यादा नजदीक थी। जरा सी चुप और हर्षद जिंदल की जिंदगी ले सकती थी और यह सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। वह लोग को पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास काबिलियत नहीं थी, वह उनके कंधे की बुलेट बहुत आराम से निकाल सकते थे, लेकिन हॉट के नजदीक की बुलेट के लिए वह कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर से अगर उस ऑपरेशन के दौरान हर्षद जिंदल की हॉट रेट में बदलाव आया और उसके हॉट ने ज्यादा पंपिंग किया तो ऐसा भी हो सकता था कि वह बुलेट उसके हॉट को नुकसान पहुंचा दे। तभी एक सैन्य डॉक्टर गंभीर आवाज में बोला, अगर हम सिटी हॉस्पिटल के दिन मिस्टर बख्शी की मदद ले तो शायद कुछ हो सकता है। पूरे देश में उनका नाम काफी ऊंचा है। वह इस बारे में क्या सोचते हैं? हम उनकी मदद ले सकते हैं। तभी तीसरा डॉक्टर भी बोल पड़ा, जोर, हमें एक बार उनकी मदद लेनी चाहिए। वैसे भी वह कुछ दिन पहले ही यहाँ पर किसी ऑपरेशन के लिए आए थे। वह सुनकर वहां बैठा हुआ चीफ सर्जन बोला, ऐसा नहीं है कि वह हमारी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन अभी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और जिस तरह की कंडीशन कमांडो हर्षद की है, इस बार डॉक्टर बख्शी भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि उनसे बात कर सके। तभी उन सब के कानों में एक गंभीर आवाज आई, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर बख्शी को पहले अपने साथ लाया हूँ। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन रावत है, जो पहले ही अस्पताल में आ चुका था और वह डॉक्टर बख्शी को अपने साथ लेकर भी आया था, क्योंकि उसे पता था इस वक्त सिटी में सबसे ज्यादा काबिल डॉक्टर यही है। अगर जरूरत पड़ी तो वह फौरन से भी डॉक्टर को बुलवाने के लिए तैयार था। डॉक्टर बख्शी भी तुरंत आकर हर्षद जिंदल की फाइल को चेक करते हैं। पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह काफी परेशान और डरा हुआ भी था। परेशान इसलिए कि रिपोर्ट काफी गंभीर थी और डरा हुआ इसलिए कि वह नर्क के राजा के सामने खड़ा था। उसे ही पता था कि वह किस तरह से मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचा था, क्योंकि हर्षवर्धन रावत ने खुद फोन करके धमकी देने के अंदाज में डॉक्टर बख्शी को अगले 10 मिनट में मिलिट्री हॉस्पिटल में हाजिर होने का ऑर्डर दिया था, जैसे वह उसका गुलाम हो। डॉक्टर बख्शी भी उस हद तक डर चुके थे कि वह तुरंत बिना किसी नानू कुरा करे हॉस्पिटल पहुंच गए। अब तक भी उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। हर्षवर्धन को इतने गंभीर अंदाज में देखकर और उसके चेहरे पर वह खौफ के भाव आ गए। उसके नजरें डर की लहर पैदा कर रहे थे। तभी उन सबके कानों में हर्षवर्धन रावत की कड़क आवाज आई, क्या कोई प्रॉब्लम है तो साफ साफ बताओ। तो मिस्टर बख्शी टेडी आवाज में बोला, वो सर वो। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। क्या हर्षवर्धन बचा लेगा हर्षद को? और क्या होगा जब इस बारे में अनाया को पता चलेगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि अस्पताल में काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी और हर्षवर्धन अपने साथ मिस्टर बख्शी को लेकर आया था, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद मिस्टर बख्शी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और वह हकला रहे थे। उसकी हरकत देखकर हर्षवर्धन को और गुस्सा आया, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वह चुप थे और अपनी जबान खिल ही नहीं रहे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन गुस्से में बोला, साफ साफ बताओ सिचुएशन क्या है? इतने क्रिटिकल सिचुएशन में तुम हकला क्यों रहे हो? ये सुनकर मिस्टर बख्शी हिम्मत करके बोले, मिस्टर रावत ये कैसे मेरे दायरे से बाहर है, मैं इतनी क्रिटिकल सर्जरी नहीं कर सकता। ऊपर से यह बुलेट काफी क्रिटिकल पोजीशन में है, अगर पेशेंट ने लंबी सांस भी खींची तो ये बुलेट उसके हार्ट में छेद कर देगी और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ऑपरेशन करना मेरे बस की बात नहीं है। इस ऑपरेशन की सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। अब उसके अंदर भी थोड़े डर ने जगह ले ली थी, क्योंकि उसकी प्यारी बीवी उसके मॉम डैड को बचाने गई थी। वह जानती थे कि वहां की सिचुएशन काफी क्रिटिकल होगी और उसके हिसाब से यहाँ पर हर्षद जिंदल की जिंदगी बचाना उसका फर्ज है। लेकिन वह नहीं जानते थे कि गेट पर खड़ी हुई जिंदल परिवार ने यह बात सुन ली थी और उनके हाथ पैर डर से कांपने लगे थे। जिंदल परिवार तुरंत अंदर आ गया। उन सबके चेहरे पर डर की लहर साफ साफ नजर रही थी, जैसे वह लोग अंदर से टूट गए हो। इस चीज की इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरह से रेशमा तक भी पहुंच गई थी। रेशमा को तो यह न्यूज मिलते ही ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। भले ही वह जताती नहीं थी, लेकिन वो हर्षद जिंदल से प्यार करने लगी थी। हर्षद का उस पर हावी होना, उसे छेड़ना, उसे सब अच्छा लगने लगा था और अब उसे डर लगने लगा था। वह भी अस्पताल आने के लिए निकल गई थी। वहीं अस्पताल के कमरे के बाहर खड़े हुए
मोहन जिंदल अपनी आवाज में चिंता के भाव लेट हुए हर्षवर्धन रावत की ओर देखकर बोले, हर्षवर्धन बेटा, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? क्या हर्षद की हालत सच में इतनी ज्यादा खराब है? वही ज्ञान की आंखों में तो पानी आ गया था और आकाश भी काफी परेशान खड़ा था। उसके भी अंदर हिम्मत टूट रही थी। वही ज्ञान के पिता भी वहीं पर खड़े थे, वह भी परेशान हो रहे थे। बस बाकी सब की तरह उनकी आंखों में पानी नहीं था, लेकिन वह दिल से रो रहे थे भी। हर्षवर्धन भी उनकी सिचुएशन समझ रहा था। वह उन्हें शांत करवाते हुए बोले, आप शांत हो जाए, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभी मिलिट्री के सभी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। उन सब के चेहरों के भाव अलग अलग थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उन सब के कानों में एक डरी हुई आवाज आई, क्या हुआ है हर्षद को? उद्धरण चिन्ह, और वह कहाँ पर है? इस आवाज को सुनकर हर किसी की नजरें वहां चली गई तो वहां पर एक मुलायम साड़ी पहने हुए रेशमा खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो रही थी, लेकिन वह फिर भी खुद को मजबूत दिखाकर वहां खड़ी थी। वहीं उन्हें वहां देखकर जिंदल परिवार परेशान हो गया कि कहीं वह हर्षद को इस हालत में देखकर टूट ना जाए। मोहन जिंदल अपनी प्यार भरी आवाज में बोले, रेशमा बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या कोई परेशानी है? तो रेशमा आगे आते हुए गंभीर आवाज में बोली, दादाजी कुछ नहीं हुआ है और आप चिंता मत कीजिए, मुझे हर्षद की हालत के बारे में पहले ही पता चल चुका है। फिर वह डॉक्टर की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, क्या सिचुएशन क्या है? वही किसी अनजान लड़की को इस तरह से खुद से बात करता देखकर वह डॉक्टर भी एक पल के लिए परेशान हो गए। लेकिन तभी डॉक्टर बख्शी, जिसे पता था कि रेशमा डॉक्टर ऐना की सेक्रेटरी है, वह बोल पड़ा, वह मिस रेशमा, मिस्टर हर्षद जिंदल की हालत सच में काफी क्रिटिकल है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर रेशमा और परेशान हो गई। वह घूरकर उन्हें बोली, उनका ऑपरेशन करना होगा। तो बाकी के डॉक्टर में से एक घमंडी डॉक्टर बोला, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ऑपरेशन तुम खुद करने वाली हो। क्या तुमने अभी अभी हम लोगों की बातें नहीं सुनी? ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हम में से कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, और अगर हमने ऐसा किया भी तो मिस्टर हर्षद की जान चली जाएगी और तुम यहाँ खड़ी होकर बस हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो। क्योंकि बाकी के डॉक्टर को रेशमा की असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वह बस यही समझ रहे थे कि रेशमा में कोई आउटसाइडर है जो हर्षद के पीछे पड़ी है और यहाँ आकर उनका वक्त बर्बाद कर रही है। वही उसके बाद जिंदल परिवार को पसंद तो नहीं आई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी रेशमा उसे अपनी खतरनाक नज़र से घूरते हुए गंभीर आवाज में बोल, जितना पूछा है उतना जवाब दो, वरना अपनी जबान को बंद रंगी। फिर वह डॉक्टर बख्शी की ओर देखकर बोली, ऐसी हालत में कब तक हर्षद खुद को बचा सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर डॉक्टर बख्शी अभी कुछ बोलते उससे पहले ही वह घमंडी डॉक्टर बोल पड़ा, तुम क्या खुद को बहुत महान समझ रही हो? एक बार मैंने कहा, समझ नहीं आ रहा? यहाँ पर आकर हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो। अभी तुम हर्षद के पीछे पागल हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और हम लोगों के काम में परेशानी खड़ी करना बंद करो। अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए उसकी आंखों में नफरत थी, जैसे रेशमा कोई घटिया लड़की हो और उसकी जगह परिवार से बाहर थी। पहले ही वह हर्षद की ऐसी हालत सुन परेशान थी और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर रहा था कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकी। रेशमा उस डॉक्टर की बात सुनकर फ्रस्ट्रेट परेशान हो गई और उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। वह तुरंत आगे आई और उसे डॉक्टर का गला पकड़कर किसी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, अपनी गंदी जबान बंद रखो, जितना पूछा छ उतना जवाब दो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास ये सब रहे ही नहीं। इतना बोलकर उसने जोर से बड़े आदमी का सर वहीं पर पड़ी हुई टेबल पर पटक दिया। ये सब कुछ उसने इतनी खतरनाक अंदाज में किया था कि उसे डॉक्टर के तो होश ही उस गए, छूट गई है और उसके सर से खून बहने लगा। बाकी लोग तो रिएक्ट भी नहीं कर पाए। उन सब के चेहरों पर रेशमा से डर नजर आने लगा था। जहां थोड़ी देर पहले वह लोग रेशमा को किसी मासूम बच्चे की तरह देख रहे थे और किसी चिपको औरत की तरह उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी, वहीं अब उन सब के चेहरों पर डर नजर आ रहा था। अब भला इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि यह हमारी हीरोइन अनाया की सेक्रेटरी के साथ साथ बॉडीगार्ड भी थी। अगर उसके पास स्किल नहीं होती तो अनाया उसे अपने आसपास भी नहीं रखती। वही रेशम का यह अंदाज जिंदल परिवार के लिए भी चौंकाने वाला था। उन लोगों ने रेशम को फाइटिंग करते हुए कभी नहीं देखा था।
वह तो बस इतना ही जानते थे कि रेशमा उनकी नातिन की दोस्त है, उससे ज्यादा वह उसके बारे में नहीं जानते था। रेशमा अभी आगे कुछ करती उससे पहले ही हर्षवर्धन रावत की कड़क आवाज उस कमरे में आई, खुद पर काबू रखो, अभी खुद पर से नियंत्रित होने का वक्त नहीं आए। वही हर्षवर्धन की आवाज में क्या शीतलता थी कि रेशमा ने खुद को एक पल में ही शांत कर लिया। जैसे वह आज्ञाकारी ढंग से अनाया की बात सुनती थी, वैसे ही उसने हर्षवर्धन की बात सुनी, क्योंकि खुद को शांत करते हुए बोली, आई एम सॉरी बॉस। फिर वह मिस्टर बख्शी की ओर देखकर कड़क आवाज में पूछता है, अब मुझे बताओ, हर्षित के पास कितना वक्त है? तो मिस्टर बख्शी थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, मिस रेशमा, अगर मैं सच कहूं तो अगर हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि ऑपरेशन की सक्सेस रेट काफ़ी कम है। हमें किसी एक्सपीरियंस सर्जन की ज़रूरत है, यहाँ खड़े कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। ये सब कहकर रेशमा खुद को शांत करती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह मेडिकल के फील्ड में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी हर्षवर्धन की कड़क आवाज़ सबके कानों में पड़ी, बिना ऑपरेशन के तुम लोग हर्षद को कब तक जिंदा रख सकते हो? क्या हर्षद बच पाएगा? और क्या अनाया उन लोगों की जान बचाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।